हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपक आसुदानी है और मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी है जिसका नाम है द फोर एग्रीमेंट। दिस इज़ अ विजडम बुक based on the Toltec philosophy. I don't know whether I'm able to pronounce it correctly or not. So basically, Toltec मैक्सिको में कुछ लोगों को कहते थे जो कि those person are called men and women of knowledge. So these person were healer and independent thinkers. So इस बुक के बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। एंड आई लव दिस बुक वेरी मच। मैंने ये पूरी बुक एक दिन के अंदर ही रीड कर ली। इट इज़ अ वेरी स्मॉल बुक, अराउंड 140 पेजेस। सो बेसिकली यहाँ पे राइटर हमें 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं जो कि हमारी लाइफ को ईजी बनाएंगे। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दीज 4 एग्रीमेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाई वी नीड दिस 4 एग्रीमेंट्स। सो बेसिकली जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, बचपन से उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस, किसी भी एथनिसिटी में पैदा हो रहा है, तो देयर आर सर्टन रूल्स जिसको बचपन से ही सिखाए जाते हैं और वो उन रूल के बेसिस पे ही अपने आगे की ज़िंदगी को चलाता है। तो राइटर यहाँ पे उसको ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो चाइल्ड है, दैट चाइल्ड इज डोमेस्टिकेटेड। और हर सोसाइटी में चाइल्ड को डोमेस्टिकेट किया जाता है कुछ रूल सिखा के। बट ये रूल्स आगे जाके उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं जो कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बट वो इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं बन पाता। तो उस बायस सिस्टम, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए अगर वो बुरा है और उसको कंटिन्यू रखने के लिए अगर वो अच्छा है, तो राइटर यहाँ पे हमें वो 4 एग्रीमेंट बताना चाह रहे हैं। तो चाइल्ड की कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ रूल्स होंगे, उसी के बेसिस पे उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप्ड होगा। लेकिन इन रूल्स का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो कहीं ना कहीं पे उस चाइल्ड की क्रिएटिविटी को कम डिक्रीज करता है और उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को मतलब इतना बढ़ने नहीं देता। यहाँ पे राइटर और भी कुछ अलग टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि जैसे बच्चा बचपन से जैसे बड़ा होता है, उसको जो भी हम चीज़ें सिखाते हैं उसके बेसिस पे उसका बिलीफ सिस्टम, लेकिन उस बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे ही वो आगे लोगों को भी जज करता है। जो चीज़ उसने सीखी और उसे लगता है कि वो चीज़ सही है, अगर कोई लोग वो चीज़ नहीं कर रहे तो वो उनको जज करता है। तो राइटर यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक जज है जो कि बेस्ड ऑन देयर बिलीफ सिस्टम इज जजिंग एवरीबॉडी। तो उनके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी आसपास में लोग होंगे, एडल्टहुड में भी वो चीज़ कंटिन्यू होती है। और जब वो चाइल्ड वो चीज़ें फॉलो नहीं करता तो उसे गिल्ट होता है और कहीं ना कहीं वो विक्टिम भी फील करता है। जब आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ करी हुई चीज़ें नहीं करोगे तो यू विल फील अ विक्टिम। और विक्टिम होने का मेजर रीज़न ये भी है कि जब चाइल्डहुड में आप कुछ भी गलत काम करते हो तो आपके माँ मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि दिस इज़ अ बैड थिंग, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ बैड गर्ल, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बुरी ही हो, लेकिन हमको बचपन से वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसीलिए हम उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आए हैं। तो हम चलते हैं 4 एग्रीमेंट्स पे। तो फर्स्ट जो एग्रीमेंट है, दैट इज़ बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। तो यहाँ पे इम्पेकेबल का ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से बना हुआ है, दैट मीन्स विदाउट सिन। तो जो भी हम बोल रहे हैं वो विदाउट सिन होना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोगों को जो भी बात हम लोग करते हैं, दैट हैज़ टू बी विदाउट सिन। तो विदाउट सिन से यहाँ पे मतलब ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर है। हम जो भी चीज़ किसी को बोलते हैं वो उसके आगे की डेस्टिनी को कहीं ना कहीं पे डिफाइन करती है, अगर वो इंसान उस चीज़ को पर्सनली लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइटर ने एक छोटी सी स्टोरी में बताया कि एक सिंगल मदर रहती है, उसकी एक छोटी सी बेटी रहती है अराउंड 6-7 ईयर्स की। तो वो जब सिंगल मदर रहती है तो बहुत ज़्यादा काम वाम भी करती है वो, और जब नाइट में वो वापस आती है तो बहुत थकी हुई रहती है, बहुत टायर्ड रहती है। उनका इतना ज़्यादा मन भी नहीं होता, लेकिन उनकी बच्ची बड़ी खुश होती है कि मम्मी आई है, वो उनके साथ खेलती है और उस बच्ची को गाने का बड़ा शौक होता है। तो वो गाती हैं, लेकिन उनकी मम्मी को जितना वो ज़्यादा गाती है उनकी मम्मी को उतना ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तो गुस्से में आके उनकी मम्मी उन्हें बोल देती है, शट अप, योर वॉइस इज अगली, यू आर वेरी अगली वॉइस। तो वो जो बेचारी 6 साल 7 की बच्ची है, वो
वो अब पर्सनली ले लेती है कि यार मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोल रही है, और वो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और लोगों से बात करना बंद कर देती है, सोचती है कि मेरी आवाज़ तो बेकार है, मैं क्यों किसी से बात करूँ। और वो एडल्टहुड में भी वो उसको प्रॉब्लम रहती है, शी इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद अदर पीपल। सो दैट वन एक्शन इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन आवर लाइफ इन अ कैटास्ट्रॉफिक वे। तो हमारे वर्ड्स में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावर है, इसीलिए राइटर इस रूल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। और अगर इसमें ही अगर हम और एग्जांपल्स भी देखें, तो अगर वर्ड्स की पावर को हमें सबसे अच्छा जानना हो तो हम वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को एग्जांपल ले सकते हैं कि ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर एंड ऑरेटर। तो सोचिए एक इंसान पूरे जर्मनी के लोगों में मतलब इतना रेज भर सकता है कि दे आर डूइंग क्राइम अगेन एंड अगेन, एंड देन देयर कॉन्शियस नॉट सेइंग एनीथिंग। सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ द पावर। इन पॉजिटिव वे में भी आप देखेंगे तो हमारे जो ब्राइट साइंटिस्ट थे, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, they were pioneers in their field and they were very good orator too। तो उन्होंने उसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया अपने वर्ड्स को। तो बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड इज़ अ फर्स्ट एग्रीमेंट। और यहाँ पे एग्रीमेंट से आपको मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि जो भी ओपिनियन हमें बताया जाता है और हम उस पर बिलीव करते हैं, डेट इज एग्रीमेंट। अगर आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते तो डेट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। पर हमारा बिलीव सिस्टम बचपन से ही डेवलप हो जाता है, तो जो भी चीज़ हमारे बिलीव सिस्टम के साथ होती है हम उससे एग्री हो जाते हैं, अदरवाइज वी डोंट एग्री विद दैट। सो दैट इज़ द केस। और दूसरा चीज़ यही है कि जैसे चलिए आपको मैंने ये तो बता ही दिया, और यहाँ पे राइटर ये भी बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं वो गॉसिप करने को। वो कहते हैं गॉसिप इज़ लाइक अ ब्लैक मैजिक। यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को फालतू में एक्सचेंज कर रहे हैं। और प्रॉब्लम गॉसिप का ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रुथ नहीं होती हैं। अगर आप किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं और आपने किसी को बोला यार ये तो इंसान अच्छा नहीं है, और आप उस इंसान से मिले भी नहीं, लेकिन आपके मन में एक वो बायस हो जाएगा, और जब भी आप मिलेंगे उस इंसान से आपके मन में ये भावना रहेगी कि यार ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने बताया है, लेकिन आपने उसको ओवरऑल लेवल पे जज नहीं किया है, अपने लेवल पे जज नहीं किया है, लेकिन आपके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन है क्योंकि आपको किसी ने बताया है कि ये इंसान सही नहीं है। तो राइटर कहते हैं कि यू शुड अवॉइड डूइंग गॉसिप। और जब भी आप किसी को कुछ भी बुरा बोलते हैं, दैट वर्क्स एज अ स्पेल। यहाँ पे राइटर वो कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ लाइक अ ब्लैक मैजिक, यू आर पुटिंग अ स्पेल ऑन समवन व्हेन यू आर सेइंग एनीथिंग नेगेटिव टू दैट पर्सन, और उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है। तो इसी फर्स्ट रूल के रेपोकेशन से बचने के लिए राइटर हमें दूसरे एग्रीमेंट की तरफ लेके चलते हैं, दैट इज डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो राइटर हमें यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यू शुड नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। उसका रीज़न क्या है कि अब जैसे वो छोटी सी बच्ची है, वो 6-7 साल की थी, उसकी माँ ने उसको बोला कि भाई तुम्हारी आवाज़ अगली है और तुम सही से नहीं गाती, एक्सेट्रा। बट अगर वो चीज़ पर्सनली नहीं रहती, वो सोचते कि यार मम्मी ठीक है अभी गुस्से में है, लेकिन वो 6-7 साल की बच्ची को तो पता नहीं होगा। यही अगर इंसिडेंस मान लो 16-17 साल की उम्र में हुआ होता, और इफ़ शी वॉज मैच्योर, तो उसे ये चीज़ समझ में आती है कि शायद मम्मी स्ट्रेस आउट है, उनका मीन वो ये सब मीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अल्टीमेटली शी सेड समथिंग। तो वो उस लड़की के लाइफ में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आती, बट सिंस क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, शी टुक इट पर्सनली। तो यहाँ पे राइटर में ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ आपको पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। कोई भी इंसान आपसे कुछ भी आके कुछ भी बोलता है, तो उस इंसान के पर्टिकुलर मूड के हिसाब से, उस इंसान की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शन के हिसाब से बोलता है। दैट मे नॉट बी द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ यूर एग्जिस्टेंस, और आई वुड से कि आपकी कैपेबिलिटी के बारे में अगर कोई भी बोल रहा है। रीज़न बीइंग कि कोई आपको आके बोलता है कि आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, सेम इंसान वही आपको बोलेगा यार तुम तो बहुत बेकार काम करते हो। वो सेम इंसान हो सकता है, उसका मूड एक दिन अच्छा था एक दिन बुरा था, आपने तो सेम ही काम किया। तो राइटर ये भी बोल रहे हैं कि जब भी आप सक्सीड हो लाइफ में, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग आपको अगर कुछ भी बोलें तो यू शुड थिंक ऑब्जेक्टिवली अबाउट योर सेल्फ एंड डोंट थिंक एनीथिंग पर्सनली। हैप्पी मूड में इंसान अच्छा बोलेगा, बुरे मूड में इंसान बुरा बोलेगा, आपको ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो किसी भी इंसान का जो वर्ड्स हैं, वो रॉन्ग वे में अगर बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल पोइजन।
राइटर उसको इमोशनल पॉइजन दे रहे हैं, तो आपको इमोशनल पॉइजन नहीं लेना है. दैट इज द थिंग. थर्ड रूल विच आई थिंक पर्सनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैं अपनी लाइफ में भी फेस किया हूँ, कि डोंट मेक एजम्पशंस. हम लोगों का एक्चुअली में एक प्रॉब्लम रहता है, वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, और हम बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करते हैं कि यार ये इंसान ऐसा होगा, ये इंसान वैसा होगा, जस्ट बाय द अपीयरेंस ऑफ दैट पर्सन, जस्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड ही इज कमिंग. लेकिन हमें वो एज्यूम करना नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसके बेसिस पे उस पर्सन को जज करना चाहिए. हालांकि जज तो वैसे नहीं करना चाहिए, बट एनी वे फॉर आवर प्रोटेक्शन ऑल्सो, कि भाई इंसान सही है कि नहीं है, वी कैन डू दैट, बट वी शुड नॉट एज्यूम एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन. और इसके जो मेजर प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं एजम्पशन से, वो जनरली रिलेशनशिप्स और आपकी लव लाइफ में भी होते हैं, क्योंकि हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और वो फुलफिल नहीं कर पाता. प्रॉब्लम ये है कि ना सामने वाला इंसान जो है वो माइंड रीडर नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें कन्वे करनी पड़ती है, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको पूछना भी पड़ता है सवाल. इसीलिए लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है लाइफ में, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, बट विदाउट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली. सो यहाँ पे थर्ड रूल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वी आर एज्यूमिंग, वी शुड नॉट एज्यूम एनीथिंग. तो यहाँ पे राइटर इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं कि डू नॉट मेक एजम्पशन, आस्क क्वेश्चन, दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन. और उसमें कुछ कुछ मेरी फेवरेट पॉइंट्स है जो मैं आपको रीड करके बताता हूँ. दैट वी ओनली सी व्हाट वी वांट टू सी एंड नॉट व्हाट एक्चुअल थिंग्स आर. वी परसीव थिंग्स हाउ वी वांट टू परसीव इट, नॉट एक्चुअली इट इज. तो ये चीज़ हम लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वी शुड नॉट मेक एनी एजम्पशंस अबाउट एनीवन. और रियल लव एक्चुअली में एक्सेप्ट करने में यह है इंसान को जैसा हुआ है विदाउट चेंजिंग इट. इफ वी आर विलिंग टू चेंज अ पर्सन, देन वी आर नॉट रियली लविंग दैट पर्सन. इट इज easier to find a person that you love than to change that person in a things in which you want to love them. So this is the thing. And last agreement जो है, that is the fourth agreement. राइटर यहाँ पे कह रहे हैं that always do your best. तो यहाँ पे लास्ट एग्रीमेंट के बारे में जो राइटर बोलना चाह रहे हैं, दैट इज द एक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स. आपने तीनों एग्रीमेंट सीख तो लिया, लेकिन अगर आप इनको एक्शन में नहीं लाएंगे तो दे थ्री एग्रीमेंट्स आर ऑफ नो यूज. तो फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज डू योर बेस्ट. आप जहाँ पर भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, वो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट. और यहाँ पे डू योर बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको ओवर स्ट्रेन करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है किसी भी चीज़ में, और बिल्कुल ही नहीं करना है. यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपना बेस्ट करते हैं, आपके मन को भी पता रहता है, आपको गिल्ट फील नहीं होता है, आपको बुरा नहीं लगता है, आप सोचते हो कि यार जितना मैं कर सकता था आज मैंने किया. कभी कभी आप ओवर वर्क कर लेते हो, फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो और आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हो, मतलब आपका जो आउटपुट होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाता. तो ऑलवेज डू योर बेस्ट तो चलो वर्क के कंटेक्स्ट में तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन इन जनरल आपके लाइफ के जो डिसीजंस है, आपका रिलेशनशिप है, उसमें भी ये चीज़ होती है कि मान लीजिए आप टायर्ड हैं, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, लेकिन वो चीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाके अगर डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो डेट इज़ ओके. बट अगर आप नहीं कर रहे और रिप्रेस करते जा रहे हैं अपनी चीज़ों को, और फाइनली आप उन पे चिल्ला रहे हैं, देन दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि आपने एक जगह की चीज़ ला के दूसरी जगह पे कर दिया. तो ऑलवेज डू योर बेस्ट का मतलब है कि आपने तीनों रूल्स को फॉलो किया, तीनों एग्रीमेंट्स को फॉलो किया, कि आपने कुछ चीज़ पर्सनली नहीं ली, इसीलिए आपका फैमिली एटमॉस्फेयर ठीक है. क्योंकि आपने पर्सनली नहीं तो आपको इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए. और मान लीजिए आपको गुस्सा आ भी रहा है तो भी मतलब आप अपनी कंडीशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. क्या ठीक है, झगड़ा हो गया, वहाँ पे हो गया, घर जाके उसको अपने को कंटिन्यू नहीं करना. तो रिलेशनशिप में, लाइफ में ऑलवेज डू योर बेस्ट. सो ऑलवेज डू योर बेस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. अगर आप में से किसी ने फॉरेस्ट गम नाम की बुक पढ़ी है या मूवी देखी है, फॉरेस्ट गम एक नॉवल के बेसिस पे मूवी बनाई गई थी, टॉम हैंक्स उसमें. तो आप उसका कैरेक्टर देखेंगे तो इज अ काइंड ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, बट ही टेक एक्शन. वो बहुत ज़्यादा एक्शंस, मतलब उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें आई वो उसको
अच्छे मन से ऑलवेज डू योर बेस्ट वाले काइंड ऑफ एटीट्यूड में करता था, एंड ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ। तो वो एक्शन लेता था। तो यहाँ पे राइटर यही बोलना चाह रहे हैं कि ऑलवेज डू योर सेल्फ का मतलब यही है कि यू हैव टू टेक द एक्शन। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी।